अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ HD पर प्रोग्राम दुनिया के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। जैसा कि नाम ही से जाहिर है, दुनिया के साथ, जी हाँ, दुनिया के सातों बड़े आज़मों से रोज़ाना यानी पीर से लेकर जुमे तक रात 11 से लेकर 12 बजे तक मैं होंगी आपके साथ और हम बात करेंगे 7 बड़े आज़मों की 7 बड़ी स्टोरीज़ पर। कौन सी स्टोरीज़ हो सकती हैं, थोड़ा इस पर भी बात कर लेते हैं। कुछ हार्डकोर इश्यूज़ पर बात हो रही होगी, कहाँ किस खित्ते में जंग छिड़ी है, कहाँ जंग छिड़ सकती है, इसकी वजूहात क्या हैं और इस जंग से बचना कैसे मुमकिन है, इन तमाम मौज़ूआत पर हमारे शो में बात हो रही होगी। लेकिन जंग सिर्फ ताकत के हुसूल के लिए नहीं है, बहुत सारी जगहों पर हमें मईशत की दौड़ की जंग दिखाई देती है, उसको भी हम बिल्कुल भूलने वाले नहीं हैं। उस पर भी रोज़ाना तबसरे भी शामिल करेंगे, तज्ज़िये भी होंगे, माहिरीन की राय भी शामिल होगी इस प्रोग्राम के अंदर। और साथ ही साथ ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको हम लेकर ना जाएं खेल के मैदान में या फिर एंटरटेनमेंट की दुनिया में, दुनिया भर में क्या हो रहा है हम इस पर बात न कर रहे हों। ये वो तमाम मौज़ूआत हैं जो हम अपने प्रोग्राम का हिस्सा बना रहे होंगे। आज के प्रोग्राम का हम करते हैं बाकायदा आगाज़, और जब हम बाकायदा आगाज़ कर रहे हैं तो क्यों ना एक नज़र आज जो टॉप स्टोरीज़ हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं उन पर डाल लें। जी तो नाज़रीन, सबसे पहले हम बात कर रहे होंगे लबनान और इज़राइल के दरमियान जो तनाज़ा चल रहा है। बहुत पुराना ये तनाज़ा है और अब सूरत हाल ये सामने आ रही है कि हिज़्बुल्लाह की जानिब से ये कहा जा रहा है कि अगर इज़राइल जिस तरह से हमले पिछले दिनों किए गए हैं उस तरह के हमलों का सिलसिला जारी रखता है तो उसे भरपूर जवाब दिया जाएगा। लेकिन इज़राइल का कहना यह है कि वो हमले सिर्फ और सिर्फ हिज़्बुल्लाह के उकसाने पर करता है। सूरत हाल क्या है, आगाज़ किस जानिब से किया जाता है और इसका अंजाम क्या हो सकता है, इस पर आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे होंगे। फिर जी हम आपको लेकर चलेंगे हम अफ़गानिस्तान। ऐसा कैसे हो सकता है कि अफ़गानिस्तान के इश्यूज़ पर हम बात नहीं कर रहे हों। अफ़गानिस्तान का इशू आप जानते हैं, तालिबान यहाँ पर पेशकदमी करते दिखाई दे रहे हैं और जूँ जूँ तालिबान की पेशकदमी बढ़ती चली जा रही है, आलमी दुनिया की, आलमी बरादरी की जो तशवीश है वो भी बढ़ती चली जा रही है। मनाजिर भी आपको दिखाएंगे, सूरत हाल पर भी बात करेंगे, सूरत हाल बेहतर किस तरह से बनाई जा सकती है, क्या एफर्ट्स हो रही हैं, ये भी प्रोग्राम में आज हम आपको बता रहे होंगे। अच्छा जी, जब सूरत हाल बेहतर करने की बात की जा रही है, जब जंगों के हवाले से बात की जा रही है, तो बहुत अरसे से हम ये सुनते चले आ रहे हैं कि जी आइंदा आने वाली जो बड़ी बड़ी जंगें होंगी वो होंगी पानी के हुसूल के लिए। जी बिल्कुल, पानी जिसकी कमी बहुत ज़्यादा मुल्कों को जिसका सामना है। कोशिश ये की जा रही है कि अब एक मशीन एक ऐसी तैयार कर ली गई है जिससे ये वो मशीन है, हम आपको मनाज़िर दिखा रहे हैं, जो हवा से पानी कशीदा कर सकती है। बिल्कुल जी, हवा से पानी ये मशीन निकाल सकती है। बहुत बड़े पैमाने पर लोगों की प्यास भी बुझाई जा सकती है और रोज़मर्रा जो पानी की ज़रूरियात हैं वो भी पूरी की जा सकती हैं। अच्छा जी, जब ये सारे मौज़ूआत हम आपसे शेयर कर रहे होंगे तो कोविड की बात तो हमें लाज़मन करनी है। कोविड की बात इसलिए करनी है कि उसने दुनिया के तमाम ही ममालिक को तकरीबन बेहद मुतासिर किया है। दुनिया की मईशतें इससे मुतासिर हो रही हैं, लोगों की जान बड़े पैमाने पर जाती हुई दिखाई दे रही है। तिब्बी सहूलियात का पोल जो है दुनिया में बड़े बड़े ममालिक के अंदर खुल गया है, इस पर भी हम बात कर रहे होंगे। फिर जी हम बात करेंगे तुर्की में लगी आग की, जो अब हम देख रहे हैं कि फैलती चली जा रही है। तुर्की में तो कोशिशें की जा रही थी कि इसको बुझाया जा सके, लेकिन अब ये जो आग है ये हमें अमेरिका के जंगलों में भी दिखाई देती है और साथ ही साथ ये जो यूनान के जंगलात तक फैल चुकी है। एफ़र्ट्स तो हो रही हैं, क्या एफ़र्ट्स हैं, कुछ मनासिर आप देख रहे हैं, कुछ प्रोग्राम में हम आपसे शेयर करेंगे। अच्छा जी, एक और चीज़, ये चूँकि माहौलियाती तब्दीली के असरात हैं, ये जो आप आग के मनासिर देख रहे थे, तो माहौलियाती तब्दीली में एक और चीज़, एक और उनसर बहुत ज़्यादा ख़तरनाक किरदार अदा कर रहा है और वो है मीथेन गैस का अखराज। कहा यह जा रहा है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड के बाद सबसे ज़्यादा फ़ज़ा को आलूदा करने वाली गैस है। लेकिन नाज़रीन, दिलचस्प बात यह है कि इसको महफूज किया जा सकता है और इसको ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा रहा है, आज इसी प्रोग्राम में इस पर हम बात कर रहे होंगे। फिर हम आपको लेकर चलेंगे जी अल्लाह कि इनके लिए इतनी जान मारी जाए, क्यों इतने सारे ममालिक जो हैं इसमें शिरकत करते हैं और ये मेडल जीतने के लिए एफर्ट्स करते हैं। बिल्कुल जी, टॉपिक्स क्या हैं, कौन से मौज़ूआत पर हम बात करने वाले हैं, ये तो आप जान चुके हैं। और जैसा कि मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में आपसे कहा था कि हमें बात करनी है लबनान और इज़राइल के इशू पर। आप जानते हैं ये इशू कोई आज का नहीं है, ये इशू बहुत पुराना है। और अभी आपको बताएं कि हिज़्बुल्लाह के जो सरबराह हैं हसन नसरुल्लाह, वो ये कहते दिखाई देते हैं कि जी इज़राइल की जानिब से अब अगर एक भी हमला किया गया,
कोई भी अटैक किया गया तो ये ना समझा जाए कि हिजबुल्लाह खामोश रहेगी। हम बिल्कुल खामोश नहीं रहेंगे, हम जवाब देने की ताकत रखते हैं और ये जवाब लाजमन दिया जाएगा। इस पर हम बात करेंगे, अक़वाम मुत्तहिदा क्या किरदार अदा कर सकता है, क्या किरदार अदा करने की कोशिश कर रहा है, यकीनन आज इस पर डिस्कशन होगी प्रोग्राम में। लेकिन पहले मैं ये चाहूँगी कि इसराइल लबनान तनाज़ा क्या है, इस हवाले से हमारे पास एक खुसूसी रिपोर्ट भी है, वो भी आपसे शेयर करें। और साथ ही साथ इस रिपोर्ट के शेयर करने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि कुछ अर्सा पहले हमने ये देखा था, लगता ऐसा था कि इसराइल और लबनान के दरमियान ये जो कशीदगी है ये कम होने जा रही है। एक वक्त में तो ऐसा भी लगा कि शायद ये ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। अच्छा, इसमें एक और बड़ी अहम बात है नाज़रीन, जब हम बात करते हैं लबनान को लेकर, इसराइल को लेकर, वो बात यह है कि दोनों ममालिक की जानिब से दावा ये किया जाता है कि जी हम तो जंग नहीं चाहते हैं। इसराइल की बात कर लीजिए, इसराइल भी यही दावा करते दिखाई देता है कि जंग, हम तो जंग चाहते ही नहीं हैं, हम तो जंग के हक में नहीं हैं, हम तो जंग की बात ही नहीं करते हैं। दूसरी जानिब हिजबुल्लाह ये कहती दिखाई देती है कि जंग जो है वो इसराइल शुरू करना चाहता है, और इसका वाज़ेह सबूत ये है कि इसराइल की जानिब से हमले भी किए जा रहे हैं। अच्छा, अब इस सूरत हाल पर मंसूर जाफ़र साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, बैनुल-अक़वामी उमूर पर बहुत ज़्यादा गहरी निगाह रखते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम जी। सर बहुत शुक्रिया पहले तो हमारे शो के लिए आपने वक्त निकाला। सर ज़रा एक चीज़ समझा दीजिएगा, सुनने में बड़ी आम फहम सी लगती है, लेकिन जब हम सिचुएशन देखते हैं तो कुछ समझ नहीं आ पा रही है इस बात की। इसराइल का कहना यह है वो जंग नहीं चाहता, लबनान का कहना यह है, हिजबुल्लाह का कहना यह है कि जी जंग तो हम भी नहीं चाहते। तो फिर सर ये कौन है जो दोनों के दरमियान ये कशीदगी बनाए हुए है, और क्यों ख़त्म नहीं हो रही है सर ये कशीदगी? जी बहुत शुक्रिया जी, और बहुत मुबारक कि आपका शो जो है स्टार्ट हो रहा है। ख़ासतौर पे इंटरनेशनल अफेयर्स जो हैं वो इग्नोर चले आ रहे थे। मैं समझता हूँ कि जी ये तनाज़ा कोई आज का नहीं है इसराइल और लबनान के दरमियान। आपको याद होगा कि जनूबी लबनान एक ऐसा इलाका है कि जहाँ से जो इसराइली फ़ौज है उसे हिजबुल्लाह ने ही अपना इलाका छोड़ने पर मजबूर किया, और ये पहली बार हुआ है तारीख में कि गज़ा के बाद ये जनूबी लबनान से इसराइल जो है वो उसने अपना नाजायज़ कब्ज़ा छोड़ा और वो अपने बफर जोन की तरफ जाने पे मजबूर हुआ। और ये एक ऐसी शिकस्त है कि जो आज तक इसराइल फरामोश नहीं कर सका, और उसने इससे पहले भी लबनान पर जो मुख्तलिफ अदवार में खुली जंगें जो हैं मुसल्लत की, और जिसमें लबनान की उसने ईंट से ईंट बचाने की जो है वो कोशिश की। लेकिन लबनान के अवाम और ख़ास तौर पे वहाँ पे जो मज़ाहमतकारों का एक आप कह लीजिए स्कूल ऑफ थॉट है, उन्होंने लबनान का जिसे कहते हैं दलेराना अंदाज में जो है वो दिफा किया, और उस दिफा के नतीजे में लबनान जो है वो आज एक आज़ाद मुल्क, अगरचे इस वक्त लबनान की जो सूरत हाल है वो इंतहाई दिगरगू है, और इस तरह के आए रोज़ की जो जंगों के आप कह लीजिए धमकियाँ और कार्रवाइयाँ जो हैं उससे वो सूरत हाल मज़ीद मुकद्दर हो रही है। और इसमें जो अभी हालिया जो फ्लेयर अप नज़र आया है वो बुनियादी तौर पे इसराइल की तरफ से जो लबनान की सरहद पर, जनूबी सरहद पर जो अक़वाम मुत्तहिदा की बैनुल-अक़वामी मॉनिटरिंग फोर्स है, जैसे यूएन ऑब्जर्वर मिशन के लोग हैं, यूनिसेल कहलाती है वो, उनकी कुछ पोस्टों पे अटैक किए गए इसराइल की तरफ से, क्योंकि सरहदी इलाके में झड़पें और इन्फिल्ट्रेशन के वाक़यात जो है वो मामूल की कार्रवाइयाँ समझे जाते हैं। लेकिन उसमें इस हद तक फ्लेयर अप हो जाना कि एक खुली जंग की तरफ जो है वो सिचुएशन चली जाए, मैं समझता हूँ ये एक बहुत ही परेशानी वाला मामला है। और इसमें यकीनन हिजबुल्लाह की तरफ से एक जवाबी कार्रवाई या एक उनकी तरफ से एक रद्द अमल अब देखने में आया है, और बड़ा शदीद रद्द अमल है कि वो इसराइल को जो है इसका सबक सिखाएंगे और लबनान का दिफा करेंगे। ठीक है, लेकिन मैं जी अच्छा मंसूर साहब ज़रा ये फरमा दीजिएगा, कोई भी तनाज़ा होता है, हम तनाज़े कश्मीर की बात कर लेते हैं, तनाज़े फ़लस्तीन की बात कर लेते हैं, हर मौजू पर अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर डिस्कशन की जाती है, कुछ करारदादें सामने आ जाती हैं, उन करारदादों पर अमल दरामद के हवाले से बात की जाती है। अभी जैसे इस इशू के अंदर देख लीजिए, अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से कहा जा रहा है कि जी दोनों फ़रीक़ैन जो हैं वो तहम्मुल का मुज़ाहरा करें, लेकिन मंसूर साहब हमें अमली तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से कुछ होता हुआ दिखाई नहीं देता है। इसकी वजूहात क्या हैं, और फिर इन वजूहात को दूर कैसे किया जा सकता है कि वाक़अतन जिस पर्पस के लिए अक़वाम मुत्तहिदा मौजूद है उस पर्पस का हुसूल मुमकिन किया जा सके, दुनिया में वाक़अतन अमन कायम किया जा सके, कोई ताकतवर जो है वो मजलूम के साथ ज़्यादती न कर सके?
देखिए जी, इस वक्त जो सूरत हाल हमारे सामने है, मैं समझता हूँ इस वक्त तो खुद अक़वाम मुत्तहिदा की जो फोर्स है वो अंडर अटैक है, और उनका जो यूनिफॉल के नाम से जो नेटवर्क है वो इसराइली बमबारी और इसराइली गोलाबारी का निशाना बन रहा है, जिसकी वजह से उन्हें खुद वो इलाका छोड़ने पर वो मजबूर हुए हैं। तो इसराइल एक ऐसी नासूर है मशरक़ वस्ता के सीने में कि उन्होंने कभी भी जो है अक़वाम मुत्तहिदा के मैंडेट को तस्लीम नहीं किया, चाहे वो फ़लस्तीन के हवाले से करारदादें हों या वो लबनान के हवाले से। जितनी लबनान और इनका जो इसराइल का जो तनाज़ा है वो बुनियादी तौर पे शाम, लबनान और इसराइल के दरमियान शैबा फार्म्स के नाम से एक डिस्प्यूटेड इलाका है, जिसके बारे में शाम का क्लेम है कि वो उनका इलाका है, लबनान उसे अपना हिस्सा शुमार करते हैं और इसराइल उस पर अपनी क़यादत का दावा जो है वो करता है। तो ये एक बोन ऑफ कंटेंशन बनी हुई है, और इस मामले को माजी में भी हल करने के हवाले से बड़ी कोशिशें हुई हैं, लेकिन इसराइल जो है वो जो बैनुल-अक़वामी सालिसी है इस मामले पे उसको तस्लीम करने के हवाले से कभी भी वो राज़ी नहीं हुआ, और उसने बज़ोरे शमशीर इसे हासिल करने की कोशिश की है। आज भी जो हमें इस वक्त तनाव की कैफियत नज़र आती है वो बुनियादी तौर पे इसी शैबा फार्म पर कंट्रोल, और उसी तरीके से जिस तरीके से इसराइल ने अपनी सरहद के अंदर एक बफर जोन क्रिएट करने के लिए तकरीबन 1 किलोमीटर अंदर जो है वो अपना बफर जोन क्रिएट कर रहा है, ताकि वहाँ से उनकी जो शहरी आबादियाँ हैं, जो उनकी यहूदी आबादकारियाँ हैं वहाँ पे, वो इन हमलों सही। से, यानी ये एक जंग की तरफ हमें निशानदेही नजर आती है। लेकिन मैं ठीक। समझता हूँ कि अगर इस वक्त जो बैनुल-अक़वामी बरादरी इस वक्त जो मैंने अर्ज किया कि लबनान की जो अपनी माशी सूरत हाल है और जो वहाँ पे जो सियासी एक आपको अफरा तफरी नजर आती है, उसकी वजह से यकीनन बैनुल-अक़वामी बरादरी का मैंडेट जो है उन्हें उस अंदाज से हासिल नहीं है, और इसी वजह से अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर उनके हक में आवाज़ उठाने के लिए इस वक्त अरब दुनिया से भी कोई तैयार नहीं है, और ख़ुद यकीनन लबनान जो है लेकिन ये बड़ा अलमिया है मंसूर जाफ़र साहब, आप बिल्कुल वजह फरमा रहे हैं कि कोई तैयार नहीं है आवाज़ उठाने के लिए, और इसके पीछे सबके अपने अपने मफादात दिखाई देते हैं। बहरहाल मंसूर जाफ़र साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए, आपके तज्ज़िये के लिए। माहिराना राय हमसे शेयर कर रहे थे मंसूर जाफ़र साहब, लबनान और इसराइल के माबैन जो तनाज़ा चल रहा है उस वजह से। अच्छा, अब हम रुख करने वाले हैं एक ऐसे तनाज़े की जानिब, एक ऐसी खित्ते की जानिब, एक ऐसे इलाके की जानिब जहाँ आज से 20 साल पहले एक बहुत बड़ा तनाज़ा शुरू हुआ था, बाकायदा जंग शुरू हुई थी। और जब ये जंग शुरू हुई तो दावा क्या किया गया था? दावा ये किया गया था कि जब तक इस इलाके के अंदर, इस मुल्क के अंदर, इस सरजमीन के अंदर एक भी दहशतगर्द मौजूद है, हम यहाँ से निकलेंगे नहीं। हमसे मेरी मुराद है अमेरिका, और वो मुल्क आप समझ गए होंगे, मैं बात कर रही हूँ अफ़गानिस्तान की, जहाँ जंग तो मुसल्लत की गई, मकासद लेकर तो अमेरिका आया, लेकिन ये मकासद हासिल किए बगैर अमेरिका यहाँ से वापस लौट गया। बहुत ज़्यादा तनकीद हमें अमेरिका पर होती हुई दिखाई दे रही है, और तनकीद क्यों ना हो, खुद को दुनिया में सुपर पावर कहलवाने वाला अमेरिका कहा यह जा रहा है कि बाइक वालों से डर गया। बहुत सारी ऐसी तनकीद अमेरिका पर की जा रही है जो ये भी कहा जाता है बाज़ माहिरीन की जानिब से कि सही नहीं है, नहीं की जानी चाहिए है, लेकिन हम ये देख रहे हैं ये तनकीद हो रही है। अच्छा, जहाँ बहुत सारे लोग तनकीद कर रहे हैं वहाँ बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो अमेरिका के इस फैसले को सही समझते हैं। मैं बात कर रही हूँ अमेरिका के अफ़गानिस्तान से अपनी और साथ ही साथ इत्तेहादी अफवाज के निकाल लेने के फैसले को। अच्छा जी, हमारे साथ हसन खान हमें बताया जा रहा है मौजूद हैं, माहिर हैं बैनुल-अक़वामी उमूर के, और जब हम अफ़गानिस्तान की बात कर रहे हैं, पहला चूँकि हमारा शो है, आज पहली बार हम इस शो में अफ़गानिस्तान को डिस्कस कर रहे हैं, तो हमने मुनासिब ये समझा कि हसन खान को टेलीफोन लाइन पर लिया जाए और उनसे बात की जाए कि अफ़गानिस्तान का अब ये जो सूरत हाल है, ये ऊँट किस करवट बैठता दिखाई देता है। अस्सलाम वालेकुम हसन साहब। वालेकुम अस्सलाम। हसन साहब, बहुत शुक्रिया पहले तो हमारे इस शो के लिए वक्त निकालने का। हसन साहब, आपके भी इल्म में है, हम भी जानते हैं, अमेरिका जब यहाँ पर आया तो बड़े बड़े दावे करने के बाद आया। हम यहाँ पर एक दहशतगर्द नहीं छोड़ेंगे, तमाम दहशतगर्दों का सफाया होगा, यहाँ पर अमन कायम होगा, हुकूमत अफ़गान अवाम के पास होगी, जो अफ़गान अवाम चाहेंगे जब वो हो जाएगा तब हम यहाँ से चाहेंगे। हसन साहब, अफ़गान अवाम ये चाहते थे, जो हुआ है यहाँ तो दिखाई ऐसा देता है कि तालिबान बहुत जल्द सारे के सारे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लेंगे, हुकूमत बना लेंगे। तो ये अमेरिका ने क्या किया फिर सर? देखिए जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अमेरिका जब 2001-2 में यहाँ पे आया तो यही दावे वो कर रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली
20 سال کے بعد، اور وہ جو ہم اکثر کہتے ہیں ہیونگ اے لائسنس ٹو کل، مطلب ہے کہ 20 سال میں جتنے انسرجنٹس کو نہیں مارا ہوگا، جتنے عام بے گناہ افغانوں کو ایک بہانے یا دوسرے بہانے سے ان کو قتل کیا گیا۔ آپ کو پتہ ہے، اچھی طرح معلوم ہے کہ شادی کے پروگراموں پہ بھی بمبارمنٹ کی گئی، اسی طرح فیونرل پروسیشن پہ بھی ہو گئی، مسجدوں میں بھی، مطلب ہے کہ ہر موقع پہ اکثر ان کو یہ نام دیتے تھے فرینڈلی فائر کا۔ 20 سال بعد جس میں تقریباً میں تو کہتا ہوں کہ ہزاروں لوگ جو ہے زیادہ تر بے گناہ اس میں مارے گئے ہیں، لاکھوں لوگ جو ہے وہ زخمی ہوئے، ان کے گھر جو ہے تباہ ہوئے، ان کے کھیت اور کھلیان تباہ ہوئے۔ 20 سال بعد امریکہ نے اچانک فیصلہ کیا، اور وہ جو کہتے ہیں رات کی تاریکی میں وہ نکل کر چلے گئے، اور افغانستان ایسی صورتحال میں چھوڑا۔ اگر امریکہ 20 سال بعد طالبان کے ساتھ صرف یہی ایگریمنٹ کرنا تھا انہیں کہ طالبان یہاں پہ کسی اور کو نہیں چھوڑیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 20 سال کی لڑائی کے بعد بھی یہ طالبان کے لیے یہ ان پہ انحصار آیا ابھی بھی طالبان پر، کہ وہ افغانستان کو جو ہے فورن ٹیررسٹ یا کسی ٹیررسٹ سنڈیکیٹ کو افغانستان کی سرزمین استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ تو یہ بڑی بدقسمتی ہے، اور میرے خیال میں ہمیں تو پہلے سے پتا تھا، کیونکہ امریکہ کی تاریخ ایسی ہی رہی ہے۔ جس طرح ویتنام میں یہ چلے گئے اور پھر الزامات لگائے جو پڑوسی ممالک ہے، وہاں بھی امریکہ بجائے اس کے کہ ایز اے جینٹلمینلی شکست جو ہے وہ تسلیم کرتے، ویتنامیز جو پاپولیشن تھی یا ان کے جو فریڈم فائٹرز تھے ان کے خلاف، وہ شکست تسلیم کرنے کے بجائے یہ الزام لگایا کہ ہم تو بڑی کامیاب ہو گئے تھے، لیکن جو پڑوسی ممالک کمبوڈیا وغیرہ وہاں پہ ٹھیک۔ انسرجنٹ کے سینکچوری تھے۔ ابھی دا سیم امریکہ بجائے اس کے کہ افغانستان میں اپنی فیلیئرز کو جو ہے اس کو ایکسیپٹ کرے کہ 3000 ان کی لاشیں گری، ٹریلینز آف ڈالر یہاں پہ، اور بڑی فن فیئر کے ساتھ آئے تھے کہ ہم ریکنسٹرکشن کریں گے، دوبارہ ان کو آباد کریں گے افغانستان کو۔ 20 سال بعد وہ اسی الزام کے ساتھ جو ہے وہ واپس چلے گئے کہ سینکچوری جو ہے انسرجنٹس کی وہ پاکستان میں۔ حالانکہ آپ کو پتہ ہے اچھی طرح، اور یہ امریکہ کو بھی معلوم ہے کہ پاکستان نے وقتاً فوقتاً ہر قسم کی تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے۔ اچھا حسن خان صاحب، امریکہ کیا دعویٰ لے کر آیا تھا اور کیا سچویشن چھوڑ کر گیا ہے؟ یہ تو بالکل سبھی کے سامنے ہے، آپ نے بھی اس پر بڑا زبردست تجزیہ فرمایا ہے، لیکن یہ کہہ دیجئے گا کہ ایسا کیوں ہوا کہ جب یہاں پر امریکن افواج موجود تھیں، امریکی افواج کے ساتھ ساتھ یہاں پر اتحادی افواج موجود تھیں، اس وقت کیوں یہ کوشش نہیں کی گئی کہ طالبان سے مذاکرات کیے جائیں؟ اب جب یہ افواج یہاں سے نکل چکی ہیں، اب ان کو دوبارہ سے مذاکرات کی میز پر لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ ایفرٹس ہمیں دوحہ میں بھی ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اب یہ فروٹفل ہو سکتی ہیں یہ ساری ایفرٹس؟ کوئی فائدہ نکل سکتا ہے اب ان کا؟ اب روکا جا سکتا ہے طالبان کو مزید پیش قدمی سے، یا جبرن، یہاں پر اگر کہہ لیں جبرن کا لفظ میں استعمال کروں گی، حکومت بنانے سے؟ دیکھیں، ابھی تو افغانستان کی سچویشن جو ہے وہ تو کافی گمبھیر ہو چکی ہے، اور ابھی تک تقریباً 4 یا 5 جو باقاعدہ صوبے ہیں، ان کے جو پروونشل سینٹر جو ہیڈ کوارٹرز ہیں وہ طالبان کے قبضے میں ہیں، اور گزشتہ 1 مہینے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ طالبان جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ مختلف علاقوں پہ وہ حملے کر رہے ہیں، اور یہ ایسا نہیں کہ خاص پرٹیکولر جگہ پہ، نارتھ، ساؤتھ، ایسٹ، ویسٹ اور سینٹر پہ ہر جگہ پہ وہ جو ہے افغان فورسز اور جو سٹیز ہیں یا جو ڈسٹرکٹس ہے اس پہ وہ اٹیک کر رہے ہیں۔ اتنا وائڈ اسپریڈ جو ہے میرے خیال میں اس سے لگ ایسا رہا ہے کہ طالبان کے ساتھ فورس کی کمی بھی نہیں ہے اور ریسورسز کی کمی بھی نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، دیکھیے امریکہ کو 2-3 دفعہ یہ پاکستان نے کہا کہ جب شروع میں تھا کہ بجائے اس کے کہ طالبان کے ساتھ دوبارہ لڑائی شروع کرے، بہتر ہوگا کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے، اور بہت تھوڑی چیز سے میرے خیال میں وہ راضی ہو جاتے، لیکن انیشلی تو یہ افغانستان چھوڑ کے یہ عراق چلے گئے، اور افغانستان کو بالکل وہاں سے وہ ریسرجنس ہوا طالبان کو۔ پھر اوباما ایڈمنسٹریشن کو بھی پاکستان نے اس وقت، جب امریکہ کی تقریباً 1,20,000 افواج جو تھی وہ افغانستان میں تھے، اس وقت بھی آفر کی گئی کہ ان کے ساتھ بات چیت کی، پولیٹیکلی یہ مسئلہ حل کیا جائے، لیکن وہ جو تکبر ہے، وہ جو گمنڈ ہے امریکن فورسز کا یا ان کے جنرلز کا، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارے پاس جو اسلحہ ہے، ہمارے پاس جو میں نے شروع میں کہا
लाइसेंस टू किल हैं, हमसे कोई पूछता नहीं है, इंसानी हकूक़ की वायलेशन या जो भी कर रहे हैं, तो वी विल, वो जो कहते हैं ना कि हम उसको ढूंढ के जो है उसका सफाया करेंगे। ये अनफॉर्चुनेट था। अभी जाके 20 साल बाद जब उनकी फोर्सेस में कमी की गई, बल्कि ऑलमोस्ट अभी तो एक्चुअली 90% विड्रॉल भी हुआ, अब वो तालिबान से मुतालबा कर रहे हैं कि वो बैठ के कोई मुआहिदा करे या हुकूमत के साथ या मुखालफिन के साथ। मेरे ख्याल में अभी तालिबान ने आज से अगर 4-5 साल पहले या 10 साल पहले तालिबान जिस चीज से राजी हो रहे थे, अभी उससे 1000 गुना ज्यादा जो है वो डिमांड कर रहे हैं। अभी तालिबान ठीक है हसन खान साहब, मौजू बहुत बड़ा है, बहुत इम्पॉर्टेंट ये इशू है, बात हो रही है इस हवाले से और बात इस पर आइंदा प्रोग्राम्स में भी हमारी होती रहेगी। फिल वक्त आपने हमारे लिए टाइम निकाला, अपना बहुत शुक्रिया। हसन खान साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे। बात हो रही थी जी अफ़गानिस्तान के हवाले से, जहां अमेरिका बड़े बड़े दावे लेकर आया लेकिन बड़ा नुकसान उठाना पड़ा अफ़गानिस्तान के अवाम को भी और साथ ही साथ अमेरिका को भी। लेकिन अब अफ़गानिस्तान और अफ़गानिस्तान के अवाम एक बड़े नुकसान से बच जाएं, इसके लिए बड़ी एफर्ट्स करने की ज़रूरत है। ये एफर्ट्स हो रही हैं, हम इन पर नज़र रखे हुए हैं, आपको रोज़ाना की बुनियाद पर आगाह करते रहेंगे और आपको आगाह करेंगे इसी आज के प्रोग्राम में और बहुत सारे अहम टॉपिक्स, बहुत सारे अहम इश्यूज से। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मिलते हैं। इस ममलकत पाकिस्तान में आप आज़ाद हैं अपने मंदिरों को जाने के लिए, अपनी मसाजिद को जाने के लिए और दीगर इबादत के मकामात को जाने के लिए। आप किसी भी दीन, मजहब, जात या अकीदे से ताल्लुक़ रखते हों, कार्य रियासत का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। वेलकम बैक जी। अब हमें करनी है कि ऐसे इशू पर बात जो तकरीबन दुनिया के तमाम ही ममालिक का मसला है और अगर मसला नहीं है तो मसला बन सकता है। मैं बात कर रही हूँ पानी की कमी को लेकर। बिल्कुल जी, स्पेन की एक कंपनी ने एक ऐसी मशीन तैयार कर ली है जिससे ये मसला बड़ी आसानी से हल किया जा सकता है और बड़े सस्ते में हल किया जा सकता है। जी, बहुत सारी जगहों पर बात होती है समंदर के पानी को साफ़ किया जाए, काबिल इस्तेमाल बनाया जाए, लेकिन सभी जानते हैं कि इस पर खर्चा बहुत ज़्यादा आता है, हर मुल्क ऐसा अफोर्ड नहीं कर सकता है। लेकिन स्पेन की कंपनी ने एक ऐसी मशीन ईजाद की है जो आपको बताएं कि हवा से, जी हाँ, हवा से पानी निकाल लेती है और ये पानी बड़े पैमाने पर भी निकाला जा रहा है और महाजरीन कैंप में छोटे पैमाने पर भी बताया ये जा रहा है। मुख्तलिफ रिपोर्ट्स जो हैं वो ये बताती हैं कि ये मशीन जो है ये बेघर और पनाह गजीन जो लोग हैं उनके कैंपों में इस्तेमाल की जा रही है। छोटी सी ये मशीन है। अच्छा, ये कुछ मनाजिर ना हम आपको मुख्तलिफ ममालिक के दिखा रहे हैं। देखें, वो पानी जो रोज़ाना मैं और आप में से बहुत सारे लोग बहुत बड़ी मकदार में ज़ाया कर रहे होते हैं, वो एक एक कतरा
इन लोगों के लिए कितनी अहमियत रखता है। अगर हम यहाँ पाकिस्तान ही की बात कर लें, हमारे थर ही की बात कर लें, कितने लोग तरसते हैं, पानी की कमी की वजह से मर जाते हैं, ये सारी चीज़ें हम बड़े अच्छे से जानते हैं। और अब इन चीज़ों का हल निकल आया है, वही मशीन जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। छोटी सी मशीन, ये 50 से 75 लीटर पानी कशीद करने की सलाहियत रखती है। अच्छा, अगर इसका बड़ा प्लांट लगा लिया जाए ना नाजरीन, तो ये यौमिया 5000 लीटर तक पानी दे सकती है, और ये कोई बहुत महंगी भी नहीं है। लेकिन अभी चूँकि जो गरीब अफराद हैं, जो ख़ुद पना गज़ीन कैंपों में रह रहे हैं, वो तो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि इसको ख़रीद सकें और इससे काम ले सकें। तो जो मुख्तलिफ़ खैराती इदारे हैं, जो मुख्तलिफ़ रफ़ाई तंजीमें हैं, वो ये मशीनें ख़रीद रही हैं, मुख्तलिफ़ पना गज़ीन कैंपों में लगा रही हैं। और साथ ही साथ बारानी इलाकों में भी, जहाँ बारिशें नहीं होती हैं, पानी मौजूद नहीं होता है, वहाँ पर अच्छा ये पानी कैसे निकाला जा रहा है ये भी आप देख सकते हैं। कुछ मुझे ना ये वैसा लग रहा है नाज़रीन, आप भी शायद मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे, वाटर कूलर के पीछे जो एक जाली सी होती है, AC के अंदर भी एक ऐसी जाली होती है ना मेरे और आपके घर के अंदर। अच्छा, लेकिन मसला ये है कि ये एक छोटी सी मशीन, इसके जो फ़वाइद हैं ना वो बहुत बड़े बड़े हैं। और मुझे सबसे अच्छी चीज़ जो स्टोरी को लगी, जब हमारी टीम ने ये डिस्कस किया कि हम ये स्टोरी आपके सामने लेकर आएंगे, वो ये थी कि ये मशीन शमसी तवानाई से भी चल सकती है। बिल्कुल जी, सोलर पावर पर इसको चलाया जा सकता है, सोलर एनर्जी इसके अंदर इस्तेमाल की जा सकती है। अगर बिजली मौजूद नहीं है तो नो टेंशन, शमसी तवानाई से ये मशीन चलेगी, बेहतरीन चलेगी। और मज़े की बात यह है कि ये आपको पीने के लिए बहुत ज़बरदस्त साफ़ पानी फराहम करेगी। मुझे तो ये खबर देखकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। और बहुत सारे ऐसे लोग जो कुछ ऐसे इलाकों में मौजूद हैं जहाँ पानी नहीं होता है, उनके लिए भी यकीनन ये खबर एक बड़ी उम्मीद से कम नहीं है। और बहुत सारे ऐसे लोग जो किसी की मदद करना चाहते हैं, ये मशीन ख़रीद सकते हैं। किसी को अतिया करना चाहते हैं, अतिया कर सकते हैं। स्पेन में बनाई गई है। अगर मज़ीद डिटेल जानना चाहते हैं, हमारी वेबसाइट पर आप जा सकते हैं, मज़ीद डिटेल भी इस बारे में मौजूद होगी। अच्छा जी, अब हमें बढ़ना है आगे। बहुत सारे मसाइल पर हम बात कर चुके हैं, कहाँ जंग है, कहाँ तनाज़ा है, कहाँ साइंस में लेकर, इजादात को लेकर काम हो रहा है। वहाँ एक जगह एक टॉपिक ऐसा है, एक मसला ऐसा है जिसको लेकर दुनिया भर में काम हो रहा है जी, वो है कोविड, कोरोना की मैं बात कर रही हूँ, कोविड-19 की बात कर रही हूँ। कोविड-19 से आप जानते हैं कि 203 मिलियन से ज़्यादा तादाद ऐसे लोगों की हो गई है जो इससे मुतासिर हुए हैं। लेकिन आज हमें आपसे ये डिस्कस नहीं करना है कि कितनी ज़्यादा तादाद हो गई है, ये तो हम आपको न्यूज़ में भी बता रहे हैं, रोज़ाना हम आपको अपडेट भी करते रहते हैं, अपडेट करते भी रहेंगे। आज हमें आपको ये बताना है कि कितना बड़ा इशू जिससे इतनी बड़ी तादाद में हलाकतें हो रही हैं, इतनी बड़ी तादाद में लोगों की जानें जा रही हैं, लोगों का नुकसान हो रहा है, इसमें दो बड़े मुमालिक, दो बड़ी ताकतें अभी यही डिसाइड नहीं कर पा रही हैं, बल्कि ये डिसाइड करने की कोशिश कर रही हैं, एक दूसरे पे इल्ज़ाम थोपने की कोशिश कर रही हैं कि इसका माखज़ क्या है। ये कोविड जो है, कोविड-19, ये शुरू कहाँ से हुआ है, और ये जंग जारी है, ये तनाज़ा जारी है अमेरिका और चीन के माबैन। अच्छा जी, ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात कर लें ना, क्योंकि बहुत सारे ममालिक हम चाहेंगे कि आपको बताएं कि क्या सूरत हाल उन्होंने इख्तियार की, क्या उन्होंने लाहे अमल इख्तियार किया, क्या हिकमत अमली अपनाई। तो ऑस्ट्रेलिया में दोबारा से लॉकडाउन कर दिया गया है, और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में नहीं, बहुत सारे दुनिया के ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर दोबारा से लॉकडाउन की जानिब जाना पड़ा है, क्योंकि इसकी 4th वेव आ चुकी है, इसकी 4थी लहर आ चुकी है, और बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाती हुई दिखाई दे रही है। अच्छा जी, लेकिन बहस वही है, मौजू हमारा आज का वही है कि जब इतनी ज़्यादा बड़ी तादाद में 16 मिलियन से ज़्यादा एक्टिव केसेस इसके मौजूद हैं, 95,000 से ज़ायद मरीजों की हालत तशवीशनाक है, ऐसे में दो बड़े मुल्क अभी भी इसी बहस में उलझे हुए दिखाई देते हैं कि जी इसका माखज़ क्या है। क्या ये चाइना से शुरू हुआ था या ये शुरू हुआ था अमेरिका से। एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाने का सिलसिला अभी भी जारी है। आप जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो इस बारे में बहुत बार ये कह चुके थे, साबिक सदर जो है अमेरिका के, इसको चाइनीज़ वायरस का नाम देते रहे थे, और अक्सर तो वो ये भी कह देते थे कि हम अमरीकियों को नहीं होने वाला जी, ये सिर्फ चाइना के अंदर मौजूद है। लेकिन बाद में क्या हुआ, ये हमने देखा, सबसे ज़्यादा नुकसान दुनिया के सबसे बड़े मुल्क अमेरिका ही के अंदर हुआ, जहाँ पर ये सोचा भी नहीं जा सकता था, तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था कि यहाँ अमेरिका के अंदर कभी जो तिब्बी सहूलियात हैं वो अस्पतालों के अंदर कम होंगी। अमेरिका के अंदर एक डॉक्टर को, एक नर्स को, एक मास्क जो है वो 4 दिन तक पहनना पड़ेगा। ये बिल्कुल अमेरिका के अंदर हुआ। लेकिन अब इससे बचने के लिए जो इक़दाम होने चाहिए वो कहीं पस पश्त पड़ते हुए दिखाई देते हैं। इल्ज़ामात का जो सिलसिला है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होता हुआ दिखाई दे रहा है। इल्ज़ामात के इस सिलसिले को तेज़ नहीं होना चाहिए है, उन एफ़र्ट्स को तेज़ होना चाहिए है जिनसे हम इस बीमारी से, इस मरज़ से, इस वबा से बच सकते हैं, और उसमें
वैक्सीन जो है वो सर फहरिस्त है। वैक्सीन को लेकर भी बहुत सारी तैयारियां और चीज़ें की जा रही हैं, लेकिन हम आज इसी पर आपको कुछ मालूमात देना चाह रहे थे कि क्यों दो ममालिक जो हैं बड़े वो अभी तक इस बहस में पड़े हुए हैं कि इसका मरकज़ कहाँ से है। अच्छा जी, जब कोरोना ने दुनिया में बहुत ज़्यादा तबाही जो है वो मचा रखी है, तो एक और चीज़ हमें बहुत ज़्यादा फैलती हुई दिखाई दे रही है 3 मुख्तलिफ ममालिक के अंदर, और ये 3 मुख्तलिफ ममालिक हैं। एक तो अमेरिका है, फिर हम बताएंगे कि आपको तुर्की है, और फिर हम रुख करेंगे यूनान का भी। मैं बात कर रही हूँ जंगलों में लगी आग की। पाकिस्तान में जो नाज़रीन इस वक्त हमें देख रहे हैं वो जानते हैं, अक्सर हम बात कर रहे होते हैं मरगला की पहाड़ियों पर आग लग गई है। बहुत सारे तबसरे इस पर जो है सोशल मीडिया पर हो रहे होते हैं। जी इसकी वजह क्या है, क्या किसी ने सिगरेट जलाकर फेंकी है, या फिर ये मौसमियाती तब्दीली की वजह से हो रहा है। और अभी इन 3 ममालिक के अंदर भी, अमेरिका में, तुर्की में, यूनान में, बहस अभी तक यही चल रही है कि इसकी वजह क्या है। लेकिन इसकी वजह कुछ भी हो, इसने नुकसान बहुत ज़्यादा मचाया है। बहुत बड़े पैमाने पर लोग बेघर हो गए हैं, अमलाक को शदीद नुकसान पहुंचा है। और जी साथ ही साथ आपको बताएं कि हो ये भी रहा है कि इस आग पर अभी तक इतने दिन गुजर जाने के बावजूद, तकरीबन 1 महीने से ज़्यादा अरसा हो गया है, काबू नहीं पाया जा सका है। तुर्की में आपको बताएं कि तकरीबन 12वां दिन है इस आग को लगे हुए, और यूनान में अभी 6 रोज़ हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद जिस बड़े पैमाने पर इसको बुझाने के लिए कोशिशें होनी चाहिए थी, वो कोशिशें हमें होती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं। अच्छा, अमेरिका हो, यूनान हो या फिर तुर्की हो, ख़ास तौर पर यहाँ से बहुत सारे लोग जो हैं इस आग को लेकर नकल मकानी करते हुए दिखाई देते हैं। नकल मकानी क्यों ना करें, जहाँ इनके घर मौजूद थे इन जंगलों के अंदर क्यों थे। यहाँ अगर आपके जहन में ये सवाल उठ रहा है तो आपको इसका भी जवाब दिए देते हैं। जवाब इसका ये है कि बहुत सारे लोग जो हैं सनोबर के शहद के कारोबार से यहाँ पर वाबस्ता थे, और आपको बताएं कि $मिलियन कमाए जाते थे तुर्की की जानिब से सनोबर के शहद के इस कारोबार को लेकर। लेकिन जी अब सनोबर का वो दरख्त जो 50 से 60 सालों के अंदर शहद देने के काबिल होता है, जिस पर ये कीड़े आते हैं और वो कशीद करते हैं शहद, और फिर ये शहद बनाने का जो प्रोसेस है ये आगे बढ़ता है, ये दरख्त जल चुके हैं। हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों की तादाद में बताया जाता है कि तुर्की के इन जंगलों के अंदर ये दरख्त मौजूद थे। और जी सूरत हाल क्या है, आग कितनी बड़े पैमाने पर लगी है, कैसे फैल रही है, ये भी हम आपको दिखा रहे हैं, और फिर छोटे पैमाने पर जो एफर्ट्स हो रही हैं इसको बुझाने की, ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। एक्सपेक्ट ही नहीं किया जा रहा था कि जी इतने बड़े पैमाने पर आग लग सकती है। लेकिन जी कुछ ये भी बात कर लेते हैं कि आग लगी क्यों है। बिल्कुल बात वही है जिसको लेकर बहुत सारे ममालिक में बहुत सारा काम हो रहा है, बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, बहुत सारे सेमिनार्स हो रहे हैं, और वो ये है कि जी दुनिया में जो बढ़ती हुई ग्लोबल वार्मिंग है उससे हमें, जो मौसमियाती तब्दीली है उससे हमें बचना है। हमारी जो दुनिया है, जो कुर्रा अर्ज़ है, इसका दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है, ये तो सभी को मालूम है। लेकिन अब इस बढ़ते दर्जा हरारत को रोकना कैसे है ये किसी को मालूम नहीं है, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। लेकिन जी इसका जवाब जल्द अज जल्द ढूंढना होगा, क्योंकि अगर इसका जवाब नहीं ढूंढा गया तो ये जो सिचुएशन हम आपको 3 ममालिक के अंदर बता रहे हैं, ये सिचुएशन इन 3 ममालिक से निकल कर बहुत सारे और ममालिक को अपनी लपेट में ले सकती हैं। अच्छा जी, अब अभी आपको ये भी बता दें कि जब हम बात कर रहे हैं मौसमियाती तब्दीली की, बढ़ती हुई फ़ज़ाई आलूदगी की, बढ़ते हुए दर्जा हरारत की, तो एक गैस के हवाले से हमें आज आपसे लाजमन बात करना है, और ये है जी मीथेन। इस गैस का नाम है। कहा यह जा रहा है कि माहिरीन ये बता रहे हैं कि जो मीथेन का अखराज है वो मौसमियाती तब्दीलियों का बहुत बड़ा मुहर्रिक है। और जब मीथेन की बात हो रही है तो थोड़ा सा इस बारे में आपको ये भी बता दें कि कहना यह है माहिरीन का कि ये कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज़्यादा ख़तरनाक गैस है, ये कोई मामूली गैस नहीं है। जिससे मुख्तलिफ गैसों के हवाले से बात हो रही होती है कि वो इंसानी सेहत के लिए मुज़र है, ये बहुत ज़्यादा मुज़र है। कहा यह जा रहा है कि जो ज़मीन का दर्जा हरारत बढ़ रहा है ना, इसमें 30% 30% हिस्सा इस गैस का है जो इस दर्जा हरारत को बढ़ा रही है। इसको रोकने की ज़रूरत है, इसके अखराज को रोकने की ज़रूरत है। और दिलचस्प बात ये भी है जो प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने आपको बताई थी कि ये गैस जो है अगर इसको कहीं पर महफूज कर लिया जाए तो फिर इसके मुज़र असरात से न सिर्फ बचा जा सकता है बल्कि इसको ईंधन के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा जी, अब ये मीथेन गैस आ कहाँ से रही है, ये कुछ मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो तेल और गैस की सनतें हैं ना, ये मीथेन गैस वहाँ से आ रही है। बेरंग ये गैस है, अगर आप कहीं मौजूद हैं, आपके सामने इसका अखराज हो रहा है तो आप इसको देख नहीं पाएंगे, और यही वजह है कि इतने पैमाने पर फैली भी, लेकिन इसके बारे में बहुत जल्द पता नहीं चल सका। बहरहाल जी, मीथेन के बारे में ये भी कहा जाता है कि 60% जो इसका अखराज है वो इंसानी सरगर्मियों से होता है, और तशवीश की बात ये भी है कि हर साल इसमें 1%
इजाफा होता चला जा रहा है। महफूज बनाना है हमें इस कुर्राए अर्ज़ को, इसके असरात को हमें कम करना है। कोशिशें की जा रही हैं। कौन कौन से ममालिक हैं? ऑस्ट्रिया है, चेक रिपब्लिक है, जर्मनी है, हंगरी है, इटली है, पोलैंड है, रोमानिया है, जहां 123 ऐसी तेल और गैस की सनतों का निशान मिला है जहां सबसे ज़्यादा मीथेन के अखराज का सिलसिला जारी है। यूरोपीय यूनियन इस हवाले से काम करते हुए हमें दिखाई दे रही है। कवानीन ऐसे बनाए गए हैं जिससे मीथेन के अखराज में मुलविस जो कंपनीज़ हैं उनको मॉनिटर किया जा सकता है और फिर इसका अखराज रोकने के लिए एफर्ट्स की जा सकती हैं। दुनिया को बेहतर बनाने की बात हो रही है, दुनिया को खूबसूरत बताने की बात हो रही है, दुनिया को महफूज बनाने की बात हो रही है। तो अब रुख कर लेते हैं हम टोक्यो ओलंपिक्स का, क्योंकि खेल एक ऐसी चीज़ है जो हमें आपको सेहतमंद बना सकते हैं, तवाना बना सकते हैं। जब इंसान सेहतमंद होगा, तवाना होगा, वो अपने माहौल को बेहतर से बेहतरीन बनाने की कोशिश करेगा। और ऐसी ही कुछ कोशिशें टोक्यो ओलंपिक्स में हमें दिखाई दी। अपने आप को बेहतर बनाने के लिए बहुत सारे खिलाड़ियों ने बहुत सारी जान मारी, और बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे भी थे जिसमें पाकिस्तान के भी बहुत सारे खिलाड़ी हैं जिनके पास वसाइल मौजूद नहीं थे, लेकिन उन्होंने इसको अपने मसाइल नहीं बनने दिया, बल्कि उन्होंने कम वसाइल के अंदर रहते हुए बहुत ज़्यादा। और अब आपको ये बताएं कि ये तो इख्तितामी तकरीब है ना जो जापान के शहर टोक्यो ही में हुई है, लेकिन अब जो अगले ओलंपिक्स होने हैं ना उनकी अभी से तैयारी शुरू कर दी गई है। अच्छा, ये जो हैं इख्तितामी तकरीब की तरह शायकीन के बग़ैर ही मुनक्किद किए गए थे। शायकीन मौजूद नहीं थे। कहा यह जाता है कि जो खिलाड़ी होता है वो बहुत ज़्यादा मिस करता है यहाँ अपने जो सपोर्टर्स होते हैं उनको, लेकिन क्या करें जी, कोविड था। यही बड़ी बात है कि ये ओलंपिक्स जो है इनका इनकाद हो गया, वरना तो ये भी खटाई में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा था। अच्छा, ये इख्तितामी तकरीब के हम आपको मनाज़िर दिखा रहे हैं। तकरीबन तमाम ही जो ममालिक थे शरीक इसमें परचम अपने अपने ममालिक के उठाए हुए थे। और अमेरिका ने चूँकि टोक्यो ओलंपिक्स में सबसे ज़्यादा तमगे जीते हैं, जिसने 100 से ज़ायद 113 मेडल्स हासिल किए हैं, तो उसके हिस्से में कौन कौन से वो ये जो ख़वातीन आपको नज़र आ रही थी ना मुख्तलिफ तमगे हाथ में पकड़े हुए, क्या ये तमगे जो हैं ये वाकई जब सोने की बात की जा रही तो ये सोने का बना हुआ होता है, क्योंकि चमचमाता तो ये बात है, चमक तो इसकी बड़ी होती है, लेकिन आपको बताएं कि ये पूरा का पूरा जो है वो सोने का नहीं होता है। इसमें बहुत कम तादाद में सोना मौजूद होता है, धात मौजूद होती है, अगर चांदी का तमगा है तो वो मौजूद होती है। लेकिन ये ज़रूर है कि जो खिलाड़ी ये तमगा जीतता है वो अपने मुल्क का नाम यकीनन रोशन करता है। आज का प्रोग्राम हमें ख़त्म करना है और इस दुआ के साथ ख़त्म करना है कि जब अगले ओलंपिक्स हो रहे होंगे ना तो पाकिस्तान के बारे में भी हम आपको बताएंगे। चूँकि हम तमाम ही कॉन्टिनेंट्स की बात करते हैं तो ऐसा कैसे होगा कि हम पाकिस्तान की खबरें आपसे नहीं शेयर कर रहे होंगे। इंशाल्लाह इस दुआ के साथ कि अगले ओलंपिक्स में हम आपको बता रहे होंगे कि जी पाकिस्तान ने भी बहुत सारे तलाई तमगे जीते हैं। आज के प्रोग्राम का हम इख्तिताम करते हैं। कल शाम ठीक 6 बजे से 11 बजे माफ़ कीजिएगा आपसे मुलाकात हो रही होगी दुनिया के साथ मैं आसमा इकबाल आपसे इजाज़त चाहती हूँ। कल आपसे मुलाकात होगी। टेक केयर।